हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ एंड टैक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बातें करेंगे जो हमारे बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए थे जीएसटी क्लास 11th में, उन क्वेश्चंस को आज हम क्लियर करेंगे। हमने इससे प्रीवियस क्लास यानी कि जीएसटी क्लास 11th में हमने 6th क्वेश्चन तक हमने क्लियर कर दिया था और बाकी का 7th से लेकर 10th तक के क्वेश्चन आज हम इस क्लास के अंदर क्लियर करेंगे। ये हमारा पार्ट सेकंड है जीएसटी क्लास 11th का। सबसे पहले जीएसटी क्लास 11th के जो हमारे 6th क्वेश्चन जो थे उसको पहले हम 5 मिनट में थोड़ा ब्रीफ में हम समझेंगे। उसके बाद इस क्लास को यानी कि पार्ट सेकंड को आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं कंटेंट स्क्रीन की ओर और वहीं समझते हैं। ये हमारी जीएसटी क्लास 11th की कंटेंट स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे 10th क्वेश्चन है। हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्लियर कर दिए थे 7th क्वेश्चन तक जो लिखे हुए हैं यहाँ पर 1 to 7। आइए पहले हम इनको ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं 7th क्वेश्चन तक, उसके बाद फिर आगे के हम क्वेश्चन कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम होती क्या है? जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिफाइन किया था, जीएसटी के अंदर 2 टाइप की स्कीम्स हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट एक स्मॉल टैक्स पेयर के लिए लेकर आई थी जिनका टर्नओवर एक स्मॉल होता है, और रेगुलर स्कीम जिसको हम नॉर्मल स्कीम भी कहते हैं, ये स्कीम एक बड़े टैक्स पेयर के लिए लाई गई थी जिसका जो टर्नओवर है बड़ा होता है। टर्नओवर कितनी लिमिट का होगा वो मैंने डिफाइन कर दिया था प्रीवियस क्लास के अंदर। कंपोजिशन ऑप्ट करने के लिए एक टैक्स पेयर का एक पर्सन का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होना कंपलसरी है। अगर उस पर्सन का टर्नओवर 1.5 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उसको नॉर्मल स्कीम के अंदर जीएसटी नंबर लेना होता है या फिर ऑप्ट इन करना होता है। लेकिन कुछ इसके अंदर बेसिक कंडीशन भी है जिसके अंदर नॉर्मल स्कीम के अंदर ही जीएसटी नंबर लेना होता है। जैसे कि अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर आप कैजुअल टैक्स सेल पर्सन हो, नॉन रेजिडेंट टैक्स सेल पर्सन हो, और यू आर अ टीडीएस डिडक्टर अंडर जीएसटी सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, और यू आर अ टीसीएस कलेक्टर अंडर सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अगर आप इनमें से कोई हो तो उसके अंदर आपको नॉर्मल स्कीम के अंदर ही जीएसटी नंबर लेना होता है। वहीं सेकंड क्वेश्चन आता है, हु कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम को कौन ऑप्ट कर सकता है? अरे अभी तो बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की लिमिट का रहता है एनुअली, वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन कर सकता है ईजिली। थर्ड है, हु कांट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कौन ऑप्ट इन नहीं कर सकता सर? इसको ऑप्ट इन कौन नहीं कर सकता? जो इंटर स्टेट सेल करता हो, जो भी मैंने अभी बताए थे वही इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे। और आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इससे मेरी प्रीवियस क्लास यानी कि जीएसटी क्लास 11 का पार्ट 1 देख लीजिएगा, डिटेल के अंदर है वो। फोर्थ क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर एवलिंग कंपोजिशन स्कीम। अगर हम यानी कि कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम्स को अगर ऑप्ट इन करता है तो उसके पास उसके सामने क्या क्या कंडीशन होंगी, जैसे कि वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। जी हाँ, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन करने वाला कोई भी पर्सन आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकता। ये स्कीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी माना जाता है। और वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा, ना कि टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं करता है। वो सप्लाई करते टाइम अपने बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है कंपोजिशन स्कीम वाला। ऐसी कुछ कंडीशन है, आप इनको डिटेल में देख लीजिएगा। फिफ्थ है, हाउ कैन अ टैक्स पेयर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। मीन्स एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम को कैसे ऑप्ट इन कर सकता है। एक पर्सन को कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट इन करने के लिए एक रिटर्न फाइल करनी होती है जिसको हम कहते हैं CMP 02। जी हाँ, सपोज मान लेते हैं किसी पर्सन ने जीएसटी नंबर लेते टाइम नॉर्मल स्कीम के अंदर जीएसटी नंबर लिया था, लेकिन पता चलता है बाद में उसका बिजनेस का जो टर्नओवर है थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करता है, ना ही वो ऐसी कंडीशन के अंदर फॉल करता है जिसके अंदर नॉर्मल स्कीम के अंदर जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी था। वो अब ऐसी स्कीम्स के अंदर ऐसी कंडीशन के अंदर फॉल नहीं करता है। वो इस कंडीशन के अंदर वो कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर जीएसटी नंबर ले सकता है, ऑप्ट इन कर सकता है। तो उसे ऑप्ट इन करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर, जीएसटी वेबसाइट पर एक रिटर्न फाइल करनी होती है जिसको अपन बोलते हैं CMP 02। सर क्वेश्चन उठता है, हाउ टू फाइल जीएसटी CMP 02। कैसे फाइल करते हैं आखिर CMP 02 रिटर्न? वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे बाद में। फिर आता है 6th क्वेश्चन, हाउ कैन अ टैक्स पेयर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आइए मैं अपने थंबनेल स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहाँ पर क्वेश्चन सही से लिखा हुआ है, वहाँ पर समझते हैं इसको।
देखिए यहाँ पर 6th क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल राइट लिखा हुआ है थंबनेल स्क्रीन पर। हाउ शुड अ कंपोजिशन डीलर रेज अ विल। कंपोजिशन डीलर कैसे विल जनरेट करता है। जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियसली अभी, कंपोजिशन डीलर को अपने बायर से टैक्स कलेक्ट करने का कोई भी राइट नहीं है। जी हाँ, अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर जीएसटी नंबर लेता है और जीएसटी नंबर लेने के बाद जब इनवॉइस जनरेट करेगा तो इस इनवॉइस पर टैक्स की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं रहती है, क्योंकि कंपोजिशन डीलर वाला पर्सन अपने बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं करता है अलग से। सो इस कारण से कंपोजिशन डीलर एक बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करता है, ना कि टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस एक नॉर्मल डीलर यानी कि रेगुलर डीलर इश्यू करता है टैक्स इनवॉइस, लेकिन कंपोजिशन डीलर बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करता है। और बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करते टाइम एक कंपोजिशन डीलर को उस बिल पर साफ साफ लिखना होता है कि कंपोजिशन डीलर इज नॉट बी लायबल फॉर कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द बायर। ये वर्ड लिखना कंपलसरी है। अगर ये वर्ड कंपोजिशन डीलर के थ्रू अगर इनवॉइस पर नहीं लिखा जाता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट उस पर पेनल्टी चार्ज कर सकता है। सो आइए बाकी के क्वेश्चन 7th से हम डिटेल के अंदर अब रीड करते हैं इस क्लास के अंदर। सो चलिए स्क्रीन की ओर। सो ये हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर द जीएसटी रेट फॉर अ कंपोजिशन डीलर। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि कंपोजिशन डीलर वाला पर्सन अपने बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करना होता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। कंपोजिशन डीलर अपने कस्टमर से गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते टाइम कोई भी टैक्स, कोई भी जीएसटी रेट, कोई भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कलेक्ट नहीं करता है। वो सिर्फ कंपोजिशन डीलर अपने एक टर्नओवर पर यानी कि अपनी सेल का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। सो कितना परसेंटेज रेट डिपॉजिट करता है कंपोजिशन डीलर, वो रीड करते हैं। आखिर क्या कंडीशन है इसके अंदर, कंपोजिशन डीलर कितना आखिर रेट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, आई मीन जीएसटी के रूप में डिपॉजिट करता है। सो अ पिक्चर इज कमिंग ऑन दिस स्क्रीन। एक पिक्चर है, देखिए कंपोजिशन के स्कीम के ऊपर। फर्स्ट बिजनेस है एंड टाइप ऑफ बिजनेस दिया हुआ कॉलम, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल। ठीक है। सो फर्स्ट टाइप का जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरर ट्रेडर। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या कोई ट्रेडर कंपोजिशन स्कीम को लेता है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट करता है, तो उसको अपना 1% टर्नओवर का गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। यानी कि अगर कोई पर्सन जीएसटी नंबर लेता है कंपोजिशन स्कीम के अंदर और वो मैन्युफैक्चरर है या फिर ट्रेडर है, कोई गुड्स को परचेज करके सेल करता है, वो ऐसा बिजनेस करता है, तो उसको 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी अपने टर्नओवर का गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है अपनी पॉकेट में से। जी हाँ, अपनी पॉकेट में से डिपॉजिट करता है। ये कोई कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करता है। जैसा कि नॉर्मल स्कीम के अंदर कोई भी पर्सन जो नॉर्मल स्कीम के अंदर रजिस्टर होता है वो अपने बायर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में ऐसा नहीं है। कंपोजिशन स्कीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही माना जाता है कि इस स्कीम को ऑप्ट इन करने वाला पर्सन अपनी पॉकेट में से गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करता है। 0.5% एसजीएसटी, 0.5% सीजीएसटी, टोटल हो गया मिलकर 1% टर्नओवर का डिपॉजिट किया जाता है। अगर वहीं दूसरा टाइप का बिजनेस आता है रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि रेस्टोरेंट का जिसका बिजनेस है और वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट इन करता है, तो उसको 5% यानी कि 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी ऑफ द टोटल टर्नओवर का डिपॉजिट करना होता है। आखिर क्वेश्चन उठता है सर कि हमको डिपॉजिट कब करना होता है, मीन मंथली करना होता है, हाफ ईयरली, एनुअली या क्वार्टरली। तो मैं बता दूं कि ये जो हमको टैक्स जो है एक क्वार्टरली टर्म में डिपॉजिट करना होता है कंपोजिशन डीलर को। एक रिटर्न होती है जिसको हम कहते हैं CMP 08। CMP 08 रिटर्न के अंदर एक कंपोजिशन डीलर को क्वार्टरली ये टैक्स डिपॉजिट करना होता है अपना टर्नओवर का। मींस जितना भी ये कंपोजिशन डीलर का टर्नओवर बैठता है क्वार्टर के अंदर, उस टर्नओवर का 1% टैक्स कंपोजिशन डीलर के थ्रू डिपॉजिट किया जाता है, रेस्टोरेंट वाले के थ्रू 5% टैक्स डिपॉजिट किया जाता है। वहीं जो थर्ड टाइप का बिजनेस है अदर सर्विस प्रोवाइडर, मींस अगर कोई पर्सन जो अदर टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराता है, मींस अदर टाइप का सर्विस का उसका बिजनेस है। हालांकि रेस्टोरेंट भी एक सर्विस है, क्योंकि वो आपको एक खाने की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इस तरीके से अगर कोई ऐसा पर्सन जो अदर टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराता है
और वो कंपोजिशन डीलर को ऑप्ट इन करता है तो उसको 6% GST रेट अपने टर्नओवर का अपनी पॉकेट में से देना होता है। जी हाँ, आपको समझ में आ चुका होगा कि कंपोजिशन डीलर अपने बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, उसको अपनी पॉकेट में से ही अपने टर्नओवर का इस रेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराना होता है। मैं यूँ कहूँ ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी माना जाता है। सो मैं एडवाइस देता हूँ ऐसे पर्सन जिनको GST नंबर लेने की कोई नीड नहीं है वो GST नंबर ना लें, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होते हैं मार्केट के अंदर जो एक छोटा सा बिजनेस करते हैं, जैसे कि कोई किराने की या जनरल स्टोर खोल लेते हैं तो GST नंबर ले लेते हैं। सो वो GST नंबर जो लेते हैं वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका छोटा टाइप का बिजनेस है, ना कि उनको लोन लेना है, ना ही उनको कुछ करना है। हालांकि बस उनको एक एडवोकेट या CA की फ़ीस देनी होती है 500 रुपये 1000 रुपये पर क्वार्टर या पर मंथ, और गवर्नमेंट को टैक्स भी डिपॉजिट करना होता है, तो उसके लिए काफ़ी डिसएडवांटेज है ये, उसका ही इसमें एक्सपेंस होता है। तो मैं ऐसे पर्सन को एडवाइस दूंगा कि आप GST नंबर ना लें बिल्कुल भी। जो मिडल बिजनेसमैन है वो GST नंबर हालांकि ले सकता है, क्योंकि इसको लोन की भी नीड पड़ती है, काफ़ी सारे कंप्लायंसेस हैं जिनको भी फॉलो करना होता है, जो कि GST नंबर उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। सो आइए चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन इज नोटेड ऑन दिस स्क्रीन, व्हाट आर द रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय अ कंपोजिशन डीलर। आई मीन कंपोजिशन के डीलर के थ्रू कौन कौन सी रिटर्न फाइल की जाती हैं, कितनी रिटर्न फाइल की जाती हैं, और क्वार्टरली रिटर्न फाइल की जाती हैं या फिर एनुअली की जाती हैं या फिर मंथली की जाती हैं। एक्चुअली रिटर्न होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिटर्न होता क्या है। सो गाइस, रिटर्न का मतलब, रिटर्न इट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच द कंपोजिशन डीलर इज इन्वॉल्व्ड दी ऑल द डिटेल ऑफ परचेज, सेल, liability, I mean tax, penalty, late fees, all this type of detail has been involved in this type of return, in this type of document. It is known as return. यानी कि रिटर्न एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, या फिर यूँ कहूँ कि एक रिटर्न जो है एक ऐसा पेज होता है जिसके अंदर कंपोजिशन डीलर वाला पर्सन या फिर नॉर्मल स्कीम वाला पर्सन अपनी सेल्स की डिटेल डालता है, अपनी परचेज की डिटेल डालता है, अपनी लेट फीस या कोई इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, या फिर अपनी कोई टैक्स लायबिलिटी जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी होती है, इसको हम रिटर्न कहते हैं, इसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसी को हम पेज कहते हैं। जैसे कि हम अपनी नोटबुक में से या रजिस्टर में से पेज फाड़ लेते हैं, उस पेज पर साफ साफ लिख देना परचेज इतनी की हमने, सेल इतनी की है, टैक्स की लायबिलिटी इतनी है, और इसको जाकर ऑफलाइन मोड से किसी GST डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर देना, इसको ही रिटर्न कहा जाता है। और इसको हम ऑफलाइन ना डिपॉजिट करके एक ऑनलाइन मोड के थ्रू डिपॉजिट करते हैं, ये हमारा सिंपल फॉर्मेट में रिटर्न होता है, इसी को हम रिटर्न कहते हैं। ठीक है, सो आइए समझते हैं अब कौन कौन सी रिटर्न कंपोजिशन डीलर के थ्रू फाइल की जाती हैं। सो इट इज नोटेड ऑन दिस स्क्रीन, अ डीलर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन अ क्वार्टरली स्टेटमेंट CMP 08/18 ऑफ द मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर। इसमें लिखा हुआ है कि कंपोजिशन डीलर वाला पर्सन CMP 08 रिटर्न फाइल करता है आने वाली 18 तारीख तक। मीन्स CMP 08 एक ऐसी रिटर्न होती है जिसके अंदर एक कंपोजिशन डीलर अपनी सेल्स की डिटेल, यानी कि टर्नओवर कितना टर्नओवर है उसकी डिटेल डालनी होती है, RCM से रिलेटेड अगर किसी ने कोई परचेज की है उसकी डिटेल डालनी होती है, कितनी इंटरेस्ट है, कितनी टैक्स की पेमेंट करनी है, सारी डिटेल उस GST CMP 08 रिटर्न के अंदर होती है, और ये हमें आने वाली 18 तारीख तक फाइल करनी होती है। मीन्स अगर मैं मानता हूँ अप्रैल मई जून 3 महीने, यानी कि एक क्वार्टर हो गया हमारा, अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर हो गया, जो इसकी जो रिटर्न है हमें आने वाली, यानी कि इस क्वार्टर की अगली 18 तारीख के अगले महीने तक फाइल करनी होती है। अप्रैल मई जून यानी कि 18 जुलाई इसकी ड्यू डेट होती है फर्स्ट क्वार्टर की। ऐसी फिर नेक्स्ट क्वार्टर की 18 महीना की नेक्स्ट महीने की अगली तारीख इसकी ड्यू डेट होती है। सबको पता चला CMP 08 एक क्वार्टरली रिटर्न होती है जो कि कंपोजिशन डीलर के थ्रू फाइल की जाती है, 18 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है। Also a return in forms GSTR4 has to be filed annually by 30th April of the next financial year from the 1920। इसमें लिखा हुआ है 1920 के बाद से एक GST4 रिटर्न भी फाइल की जाएगी कंपोजिशन डीलर के थ्रू, जो कि एनुअली रिटर्न होती है। जी हाँ, CMP 08 क्वार्टरली रिटर्न होती है, वहीं GSTR4 जो होती है एक एनुअली रिटर्न होती है जो कि एनुअली फाइल की जाती है। 30 अप्रैल इसकी ड्यू डेट होती है। मीन्स अगर मैं 2021 फाइनेंशियल ईयर लेकर चलता हूँ,
मेरी अगर 2021 फाइनेंशियल ईयर की GSTR 4 की जो ड्यू डेट होगी वो 30 अप्रैल 2021 होगी। ठीक है, लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, GSTR 9 इज एन एनुअल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड बाय 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इट वाज वेव्ड ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। यानी कि GSTR 9 एक रिटर्न होती थी जो कि कंपोजिशन डीलर के थ्रू फाइल की जाती थी स्टार्टिंग में, लेकिन 19-20 के बाद से, यानी कि 19-20 के बाद से GSTR 9A रिटर्न को सस्पेंड कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि करंट टाइम पर GSTR 9A रिटर्न कोई है ही नहीं अब। सो कंपोजिशन डीलर पर्सन के थ्रू सिर्फ 2 ही रिटर्न फाइल की जाती हैं। पहली है CMP 08 और दूसरी है GSTR 4। CMP 08 रिटर्न जो होती है क्वार्टरली फाइल की जाती है। GSTR 4 जो है एक एनुअली रिटर्न होती है जो कि 30 अप्रैल इसकी ड्यू डेट होती है। और GSTR 9A एक सस्पेंडेड रिटर्न है, इस रिटर्न का कोई मतलब ही नहीं उठता। अब ये रिटर्न कैंसिल है, ये फाइल नहीं की जाती है। ठीक है, सो क्वेश्चन पुट होता है यहाँ पर कि सर GST CMP 08 रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे आने वाली जस्ट नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, आप गॉट इट। आपको यहाँ पता चल गया होगा कि कंपोजिशन डीलर स्कीम के अंदर सिर्फ 2 ही रिटर्न होती हैं। CMP 08 जिसके अंदर अपनी सेल की डिटेल, RCM पर जो परचेज करता है उसकी डिटेल और टैक्स की डिटेल डालनी होती है और फाइल करनी होती है। फाइल करने में सिर्फ और सिर्फ इसको 5 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट लगती हैं, मिनिमम 2 मिनट भी लग सकती हैं इसको, बस कुछ है नहीं रिटर्न फाइल करने में। वहीं GSTR 4 जो कि एनुअल रिटर्न होती है, इसके अंदर एक कंपोजिशन डीलर को अपनी कंप्लीटली डिटेल डालनी होती है। मींस उसने एक साल के अंदर कितनी परचेज की, कितनी सेल की, ऐसी कंप्लीटली सारी की सारी डिटेल एक साथ GSTR 4 के अंदर एनुअली डालनी होती है। बस ये करना होता है और कुछ नहीं करना होता है इसमें। और CMP 08 के अंदर ही टैक्स की पेमेंट करनी होती है, जो मैंने बताया था अभी, 1%, 5% और 6% अपने टर्नओवर का एक कंपोजिशन डीलर पे करता है, बस और कुछ नहीं है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है, सेलेक्ट करता है, तो उसके सामने क्या एडवांटेज होंगी, क्या डिसएडवांटेजेस होंगी। सो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी थ्योरी क्लासेस है कम्प्लीटली। यहाँ याद रखिएगा, थ्योरी एक मेन क्लासेस होती है प्रैक्टिकल करने से पहले। काफ़ी मैंने पर्सन अपनी लाइफ के अंदर ऐसे देखे हैं जो थ्योरी को मेन नहीं समझते हैं, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सीधे प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करते हैं तो काफ़ी उनके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं और फिर वो थ्योरी को बार बार खोल कर देखते हैं अपनी बुक्स के अंदर कि क्या लिखा हुआ है, क्या सेक्शन है, क्या डेफिनेशन है, इस वर्ड का मतलब क्या है। फिर वो ऐसे खोल कर देखते हैं। कोई उनके पास क्लाइंट आता है तो फिर बुक्स को खोल लेते हैं, कोई पोर्टल पर अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो बुक्स खोल लेते हैं। तो मीन्स मैं आपको नहीं चाहता कि आप बुक्स खोलें, पहले मैं चाहता हूँ आप पहले कंप्लीटली पढ़ लें, उसके बाद प्रैक्टिकल करें, ताकि हमको प्रॉब्लम का कोई भी फेस ना करना पड़े। ठीक है, सो आइए एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों को हम एक साथ समझते हैं अब। सो यहाँ पर पहला एडवांटेज है, फिर डिसएडवांटेज है। सो फर्स्ट एडवांटेज जो है लेजर कंपाइलेंसेस। जी हाँ, मैंने आपको पहले बताया था कि कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट ऐसे टैक्स पेयर, ऐसे पर्सन, ऐसे बिजनेसमैन के लिए लेकर आई है जिनका टर्नओवर छोटा होता है। और ये स्कीम एक छोटी स्कीम है जिसके अंदर काफ़ी कम कंपाइलेंसेस फॉलो करने होते हैं एक पर्सन को। फर्स्ट कंपाइलेंसेस क्या है, रिटर्न मेंटेनिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। यानी कि अगर स्कीम को ओपन करने वाला पर्सन को अपनी बुक्स रिकॉर्ड करने की कोई नीड नहीं है, यानी कि परचेज, सेल, पेमेंट करना, रिसीप्ट करना, ऐसी जो ट्रांजैक्शन होती हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड करने की कोई मैंडेटरी नहीं है, नीड नहीं है। दूसरा इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, यानी कि इनवॉइस को लेकर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंपल सा बिल ऑफ सप्लाई इनवॉइस क्रिएट करना होता है जिसके अंदर कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आप पता लगा ही सकते हो कि काफ़ी सिंपल इनवॉइस होता है जिसके अंदर कोई टैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सो इनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस नहीं है। दूसरा है लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी। एक कंपोजिशन डीलर को एक लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी होती है, जैसा कि गवर्नमेंट ने GST एक्ट के अंदर साफ साफ तय कर दिया है। 1%, 5%, 6%। जैसा कि मैंने बताया था ना, मैन्युफैक्चर ट्रेडर 1% पे करेंगे अपने टर्नओवर का। रेस्टोरेंट, ऐसे रेस्टोरेंट जो अल्कोहल की सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते हैं वो अपना 5% GST पे करेंगे टर्नओवर का।
और अदर सर्विस जो प्रोवाइडर हैं वो 6% अपने टर्नओवर का जीएसटी पे करते हैं। एक लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी है उनके ऊपर। थर्ड है हाई लिक्विडिटी एज टैक्स आर एट अ लोअर रेट, एक कम रेट पर, यानी कि कई कंपोजिशन डीलर एक कम रेट पर ज़्यादा टैक्स प्रोवाइड करा देते हैं गवर्नमेंट को। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है गवर्नमेंट के लिए भी, कंपोजिशन स्कीम के लिए भी। सो आप लगा ही सकते हो कि उनके ऊपर क्या क्या कंपाइलेंसेस कम है, जैसे कि रिटर्न फाइल करना सिर्फ 2 ही रिटर्न है, CMP 08 GSTR 4। हालांकि नॉर्मल स्कीम के अंदर काफ़ी रिटर्न है अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मल स्कीम के अंदर काफ़ी देर लग जाती है रिटर्न को फाइल करने में, लेकिन कंपोजिशन स्कीम के अंदर सिर्फ 5 मिनट लगती है, मुश्किल से मैक्सिमम 5 मिनट रिटर्न फाइल हो जाती है। इतना कम कंपाइलेंसेस है, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इनवॉइस को इश्यू लेकर इनवॉइस को इश्यू करने से लेकर कोई भी उनके ऊपर ज़्यादा कंपाइलेंसेस नहीं है, कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन को देना गवर्नमेंट को उनको लिए नीड नहीं है। तो इतने कंपाइलेंसेस कम है, सो ये एडवांटेज हैं सारे के सारे। सो डिसएडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट है अ लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस, द डीलर इज बैरिड फ्रॉम कैरिंग आउट इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, यानी कि कंपोजिशन स्कीम को ऑप्टेन करने वाला पर्सन, बिजनेसमैन, व्यापारी एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सेल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज, नो ITC अवेलेबल फॉर दिस टाइप ऑफ कंपोजिशन डीलर, यानी कि कंपोजिशन डीलर के लिए कोई भी ITC अवेलेबल नहीं होगी। कंपोजिशन डीलर ITC क्लेम नहीं कर सकता है। भाई ITC क्लेम करेगा ही क्यों? मुझे आप गाइज ये बात बताइए, ITC क्लेम करेगा ही क्यों? ITC कब क्लेम की जाती है? जब एक सप्लायर अपने बायर से सेल करते टाइम GST कलेक्ट करता है, उस कंडीशन में। सो परचेज करते टाइम जब वो परचेज करता है वही डीलर, उस कंडीशन से लेकर अब उसको जो टैक्स की पेमेंट करनी होती है तब ITC क्लेम करता है। यानी कि अपने सिंपल शब्दों में कहूँ, अपने जब वो कोई डीलर गुड्स को या सर्विस को परचेज करता है बिजनेस पर्पज़ के लिए, उस पर ITC क्लेम करता है और बाद में सेल करते टाइम उस लायबिलिटी में से सेट ऑफ करके गवर्नमेंट को नेट लायबिलिटी पे करता है। लेकिन ऐसा कंपोजिशन डीलर में नहीं है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं है, क्योंकि ये अपने सप्लायर से टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकता, तो ITC भी क्लेम क्या करेगा। इसलिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसको अपनी पॉकेट से ही GST रेट देना होता है। थर्ड आता है द टैक्स पेयर विल नॉट बी एलिजिबल टू सप्लाई नॉन टैक्सेबल गुड अंडर GST लाइक एज अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, CPG, नेट काफ़ी ज़्यादा गैसेस हैं। सो ऐसे कुछ पेट्रोल, डीजल या अल्कोहल जो कि नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं जिनके ऊपर GST कैलकुलेट नहीं होता है, तो ऐसे कंपोजिशन डीलर ऐसी नॉन GST सप्लाई, नॉन GST गुड्स सेल नहीं कर सकते हैं, सप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये एग्जम्प्ट है। अगर उनको नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐसी गुड्स जिन पर कोई GST तय नहीं है, यानी कि अल्कोहल पर कोई GST नहीं लगता, डीजल, पेट्रोल, LPG, NPG, CPG इन पर कोई भी GST नहीं लगता है। सो ऐसी गुड्स को सप्लाई करने के लिए उनको नॉर्मल स्कीम के अंदर GST नंबर लेना होता है, ऑप्ट करना होता है, तभी वो ऐसी सप्लाई कर सकते हैं, अनऑथर नहीं कर सकते। सो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है और इसको कौन ऑप्ट कर सकता है, कौन कौन सी रिटर्न होती हैं, क्या इसका परफॉर्म है। काफ़ी ज़्यादा कुछ आपको थ्योरी कवर हो चुकी है। सो हम नेक्स्ट क्लासेस में, मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट क्लासेस में जो हम कवर करेंगे वो हम टेस्ट लेंगे, एक फैक्ट क्लियर करेंगे। काफ़ी जो क्वेश्चन है जो अभी तक हमने पढ़ा है कंपोजिशन स्कीम के अंदर, उन सारे क्वेश्चंस को एक लाइन में क्लियर करेंगे और आप मुझे उस क्वेश्चन का सभी का आंसर दोगे, मैं आपको उसका टेस्ट लूँगा। ठीक है। सो आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है कंपोजिशन स्कीम से लेकर या अभी तक जो भी नेक्स्ट क्लासेस जो मैंने प्रोवाइड करा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, सो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा। और GST क्लास 11th यानी कि पार्ट 1 की जो लिंक है मैं अपने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली GST क्लास 12th यानी कि आपको टेस्ट जो होगा आपका, आपने क्या लर्न किया अभी तक वो आप क्लियरली दे सको, वो आप तक नोटिफिकेशन ईजिली पहुँच जाए। हमारी काफ़ी बेस्ट क्लासेस होंगी, टेंशन मत लेना। उसके बाद हम QRMP स्कीम, नॉर्मल स्कीम के अंदर एक QRMP स्कीम भी है, उसको रीड करेंगे। इसके बाद फिर ITC का कंसेप्ट समझेंगे, ई-वे बिल, ई इनवॉइस, कंपोजिट सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन क्वारीज हैं जो कि समझना कम्प्लीटली ज़रूरी है। ऐसे सेक्शंस हैं अभी GST के अंदर, उन सेक्शंस को कम्प्लीटली रीड करेंगे। ठीक है। सो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।